बड़ी कवरेज लगातार आप देखने जा रहे हैं क्योंकि संघ मुख्यालय नागपुर पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संघ मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी आज नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी के स्वागत की नागपुर में पूरी तैयारी की गई है। सबसे पहले पीएम मोदी नागपुर के रेशम बाग पहुंचने वाले हैं। रेशम बाग में ही आरएसएस का मुख्यालय है। यहां पीएम मोदी की मुलाकात संघ प्रमुख मोहन भागवत से होगी। पीएम मोदी संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार और गुरु गोलवलकर की समाधि पर भी जाएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पूरे कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत उनके साथ रहेंगे। पीएम मोदी दीक्षा भूमि भी जाएंगे। दीक्षा भूमि में ही संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसके बाद प्रधानमंत्री वासुदेव नगर जाएंगे, जहां पर आंखों का बड़ा अस्पताल माधव नेत्रालय बनाया जा रहा है। पीएम नई बिल्डिंग के लिए भूमि पूजन करेंगे और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा संबोधन भी होना है। थोड़ी देर के बाद नागपुर पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम बनने के बाद उनका ये पहला दौरा और यहां पर अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं आरएसएस संस्थापकों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं, चाहे वो गुरु गोलवलकर हो, डॉक्टर हेडगेवार हो। माधव नेत्रालय में शिलान्यास का लंबा चौड़ा उनका कार्यक्रम है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि पीएम पद की शपथ लेने के बाद 2014 में पहली बार यानी कि 11 सालों के बाद वो संघ मुख्यालय जा रहे हैं। इसी वजह से सभी की निगाहें, क्योंकि अपने शताब्दी वर्ष मना रहा है आरएसएस। 100 साल पूरे होने वाले हैं उसके, और उसके ठीक पहले कई बड़े बड़े कार्यक्रम भी उसकी ओर से अलग अलग जगहों पर आयोजित किए जा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। माधव नेत्रालय आई इंस्टीट्यूट का नया विस्तार भवन है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। उनके कई अलग अलग कार्यक्रम हैं। स्मृति मंदिर भी जाएंगे। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का स्मारक है। पीतल धातु से बनी हुई है डॉक्टर हेडगेवार की मूर्ति। और आपको बताते चले कि 5 अप्रैल 1962 को स्मारक का उद्घाटन हुआ था। लेकिन नरेंद्र मोदी शपथ लेने के बाद पीएम की पहली बार जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले बतौर मुख्यमंत्री तो वो जा चुके हैं। लेकिन आज जब पीएम नागपुर से अपना संबोधन रखेंगे सामने, तो फिर उनकी ओर से क्या बातें रखी जाती हैं देश के सामने, आरएसएस के लोगों के सामने, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। और इस वक्त हमारे साथ कई खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से जुड़ रहे हैं संघ विचारक राकेश सिन्हा जी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है सबसे पहले राकेश सिन्हा जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, बतौर प्रधानमंत्री पहली बार जा रहे हैं नरेंद्र मोदी आरएसएस के दफ्तर, जो बड़ी बातें आपकी निगाह से देखने वाली हैं, क्योंकि सभी देशवासियों की नजर इस बात पर टिकी हुई है, वहां पर जाएंगे, क्या क्या करेंगे, आरएसएस चीफ के साथ किस तरह की बॉडी लैंग्वेज रहती है और क्या संबोधन के दौरान बोलते हैं नरेंद्र मोदी। राकेश जी। देखिए, संघ का ये 100वां साल है और देश के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक संगठन जो 1925 में बना था, जिस कार्य के लिए बना था, जिस उद्देश्य से बना था, जिस रास्ते पर बना था, उस पर अखंडित रूप से चल रहा है। दुनिया के इतिहास में एक पहला संगठन है जो बिना किसी विभाजन का, बिना किसी विद्रोह का, बिना किसी उद्देश्य से भटके 100 साल से एक रास्ते पर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों साक्षात्कार में साफ तौर पर बताया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बहुत हद तक सहायक है और उसके कारण से आज वे इस जगह पर हैं। इसका 2 तात्पर्य है कि पिछले 1948 से महात्मा गांधी की हत्या के बाद से राज्य ने, भारतीय राज्य ने, नेहरूवादी राज्य ने संघ को एक अवैधानिक रूप से प्रस्तुत किया था। लोगों के मस्तिष्क में ऐसा बैठा दिया था कि संघ संविधानेतर संस्था है जो राज्य के उद्देश्य और संघ के उद्देश्य में एक विरोधाभास है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वहां जाना इस बात के उन सभी बातों को डिमोलिश करता है, समाप्त करता है, जिसमें राज्य और संघ के बीच में विरोधाभास दिखाया गया था। बल्कि अब यह साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि संघ जिन उद्देश्यों के लिए बना था और भारतीय राज्य जिन उद्देश्यों के लिए काम कर रहा हो, उसमें बहुत बड़ी समानता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होगा प्रधानमंत्री जी का जाना, कि जो एक नैरेटिव क्रिएट किया गया था कि संघ और भारत की सरकार में, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ के बीच में एक कहीं विवाद और टकराव है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे दिखा दिया है कि संघ के आंदोलन से जो एक प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा के वो हिस्से हैं। देखिए, डॉक्टर हेडगेवार, और एक बार मैं अंत में बता दूं, डॉक्टर हेडगेवार संघ के संस्थापक के नाते उन्होंने कि हिंदू सभ्यता को एक नए स्वरूप देने की का प्रयास किया था। उसी प्रयास पर संघ चल रहा है। आज जब सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के साथ
प्रधानमंत्री मोदी वहाँ विद्यमान जी। होंगे और श्रद्धांजलि देने के साथ साथ जो माधव नेत्रालय, जो संघ के प्रयास से, संघ के स्वयंसेवकों के प्रयास से एक चिकित्सालय की स्थापना हुई है, उसका उद्घाटन करेंगे। ये साफ तौर पर बताता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब वह संगठन नहीं रहा जिस संगठन से वैर भाव के साथ गांधी नेहरू परिवार जीती रही है। यह संगठन वह है जिसके साथ कदम ताल करके ही भारत एक संपन्नता और परम वैभव की ओर बढ़ सकता है। ठीक है, एक भावनात्मक लगाव नरेंद्र मोदी का आरएसएस के साथ यकीनन संघ के प्रचारक के तौर पर उन्होंने अपनी जगह बनाई और उसके बाद देखिए जब बतौर प्रधानमंत्री वो वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन राकेश जी, मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगी कि ये 11 साल क्यों लग गए, इसके पीछे की वजह क्या रही। लेकिन उसके पहले जल्दी से दर्शकों को बता दें, पीएम मोदी का आरएसएस से रिश्ता बरसों पुराना है, ये किसी से छिपा भी नहीं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने से पहले मोदी आरएसएस के प्रचारक हुआ करते थे। देश के अलग अलग इलाकों में बतौर प्रचारक वो घुमा करते थे। आरएसएस के ड्रेस में उनकी कई तस्वीरें भी आप देख चुके होंगे। लेकिन आरएसएस से उनका रिश्ता कैसे जुड़ा, ये अपने आप में एक दिलचस्प किस्सा है। पीएम मोदी ने अभी 2 हफ्ते पहले ही अमेरिकी पॉडकास्ट में अपने और आरएसएस के बीच के रिश्तों को लेकर जानकारी साझा की थी। उस पॉडकास्ट का एक हिस्सा आपको सुनवाते हैं। वैसे ही मेरे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा चलती थी। शाखा में तो खेलकूद होता, लेकिन देशभक्ति के गीत होते थे। तो मन को जरा बड़ा मजा आता था, एक मन को छूता था, अच्छा लगता था। तो ऐसे ही करके हम संघ में आ गए। तो संघ के एक संस्कार तो मिले कि भाई कुछ भी सोचो करो, अगर वो पढ़ते हो तो भी सोचो कि मैं इतना पढ़ूं मैं देश के काम आऊं। और दुनिया में इतना बड़ा स्वयंसेवी संगठन कहीं होगा ऐसा मैंने तो नहीं सुना है। करोड़ों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन संघ को समझना इतना सरल नहीं है। संघ के काम को समझने का प्रयास करना चाहिए। और संघ स्वयं तो एक पर्पज ऑफ लाइफ जिसको कहे, इसके विषय में आपको एक अच्छी दिशा देता है। दूसरा, देश ही सब कुछ है और जन सेवा ही प्रभु सेवा है। ये जो हमारे वेद काल से जो कहा गया है, जो हमारे ऋषियों ने कहा, जो विवेकानंद ने कहा, वही बातें संघ के लोग करते हैं। वो 1 घंटा शाखा है, वो स्वयं नहीं, यूनिफॉर्म पहनना वो स्वयं संघ नहीं है। तुमने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। करीब 1.25 लाख सेवा प्रकल्प चलाते हैं वो, और किसी सरकार की मदद के बिना, जो समाज की मदद से लेबर मूवमेंट जो लगे हैं, उनका नारा क्या होता है? वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, फिर देख लेंगे, ये भाव होता है। ये मजदूर संघ वाले क्या कहते हैं, जो आरएसएस की शाखा से निकले हुए स्वयंसेवक मजदूर संघ चलाते हैं, वो कहते हैं वर्कर्स यूनाइट द वर्ल्ड। वो कहते हैं वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, ये कहते हैं वर्कर्स यूनाइट द वर्ल्ड। ये कितना बड़ा वाक्य 2 शब्दों में इधर उधर है, लेकिन कितना बड़ा वैचारिक बदलाव है। तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि ऐसे पवित्र संगठन से मुझे संस्कार मिले जीवन के। 8 साल की उम्र में बाल स्वयं सेवक के तौर पर उन्होंने संघ के साथ अपनी शुरुआत की थी और उसके बाद प्रचारक के तौर पर अपनी बड़ी जगह बनाई। और फिर नरेंद्र मोदी का बीजेपी में प्रवेश होता है। तीसरी बार सरकार में वो हैट्रिक बना चुके हैं, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री पहली बार नागपुर जा रहे हैं। विजय त्रिवेदी जी, सीधे अब आपके पास आते हुए सबसे बड़ा सवाल यह है कि 11 सालों का ये लंबा वक्त क्यों लगा? सभी के जेहन में ये सवाल होगा। देखिए, संघ में, कार्यालय में, संघ मुख्यालय में प्रधानमंत्री का जाना, चाहे 10 साल हो 11 साल हो, वैसे तो वो जब से मुख्यमंत्री बने 2001 से, उसके बाद संघ मुख्यालय वो नहीं गए। आज भी संघ मुख्यालय नहीं जा रहे, वो डॉक्टर हेडगेवार स्मृति सभागार है। ऐसा वो भी मतलब कहने के लिए सबके लिए बराबर ही बात है। आजकल संघ मुख्यालय थोड़ा सिक्योर्ड उस तरह की प्लेस है, लेकिन इससे न तो संघ और मोदी के रिश्तों में कोई फर्क हो रहा है। और यदि आप चाहते हैं कि हम इस पर चर्चा करें कि क्या आजकल तनातनी चल रही है, अनबन चल रही है, 10 साल से नाराज थे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि यदि सरकार की दृष्टि से देखें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संघ के रिश्ते, तो मुझे लगता है कि पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, यानी वाजपेयी सरकार और संघ थी,
उस रिश्ते को और आज के रिश्ते को देखा जाए तो बहुत फर्क है। अब संघ और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों में बहुत ज़्यादा साम्य है, बल्कि कहना चाहिए कि मोदी सरकार ने संघ के जो कार्यक्रम थे, जो विचार थे, जो एजेंडा था, उसको आगे बढ़ाया है। और दोनों लोग अपनी अपनी सीमा को समझते हैं बिल्कुल। और ज़रूरत को भी समझते हैं। बिल्कुल। संघ सरकार की ज़रूरत को समझता है, सरकार संघ की ज़रूरत को समझता है। कभी कभी होता है, अभी 2024 की चर्चा हम लोग करते हैं, बहुत सारे लोग कि उस समय संघ ने उसका साथ नहीं दिया या भारतीय जनता पार्टी, और उसका नुकसान हुआ कि वो 240 पर पहुंच गया। ऐसा भी होता है, परिवार में कई बार होती है ये बात। और जब संगठन बड़ा हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, तो वो भी अपने तरीके से काम करने की सोचता है। लेकिन यदि मोदी और सरसंघ चालक साहब को देखें, एक तो समझिए कि दोनों लोग एक ही समय में प्रचारक रहे संघ के, दोनों बिल्कुल बराबर उम्र के लोग हैं। दोनों इस साल 75 साल पूरे कर रहे हैं। जब संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं, वो 11 सितंबर उनका 1950 है और इनका 17 सितंबर 1950 है। और दोनों लोग संघ में एक साथ एक वक्त में प्रचारक रहे। नरेंद्र मोदी जब भारतीय जनता पार्टी में 1987 में आए, उसके बाद वो मोटे तौर पर वहां नहीं गए। तो उसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि संघ ने ही उनको जिम्मेदारी दी है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी में आने की, संगठन के वो महासचिव संगठन बने और उसके बाद लगातार काम करते रहे। 1987 से 2001 में पहली बार वो मुख्यमंत्री बने। तो इसका मतलब ये भी है ना कि कोई पद के लिए वहां पर प्रचारक नहीं आता। और जो प्रधानमंत्री ने एक बात महत्वपूर्ण कही कि संघ को समझने की कोशिश मत कीजिए, संघ के काम को समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल। ये जो दुविधा है ना हम लोगों की, देखिए, हम बहुत पुरानी तस्वीरें भी इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जब बतौर प्रचारक अलग अलग हिस्सों में जाया करते थे नरेंद्र मोदी, और उसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में लगातार राकेश शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन राकेश जी, उसके पहले देखिए, एक भावनात्मक लगाव, संघ को भी इस बात का एहसास है कि नरेंद्र मोदी अब उनके प्रचारक नहीं है, वो देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने हैट्रिक लगाई है। और नरेंद्र मोदी का कद कितना ज्यादा बढ़ चुका है, यह भी बताने की जरूरत नहीं। लेकिन मोदी जब वहां पर पहुंचेंगे तो बहुत सारी यादें खुद के भीतर वो संजोकर, जब वो कुछ नहीं हुआ करते थे, जब संघ के लिए प्रचार करते थे, और आज भी हम जानते हैं कि आरएसएस के जो प्रचारक होते हैं, उनका जीवन कितना ज्यादा सामान्य होता है। तो जब नरेंद्र मोदी वहां पर जाएंगे तो क्या चीजें उनके दिमाग में चल रही होंगी। और एक जल्दी से एक टिप्पणी और मैं कर देती हूं। देखिए, इंद्रेश कुमार, जो कि आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, 13 जून 2024 को जयपुर के रामरथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह में वो कहते हैं, जिस पार्टी ने भगवान राम की भक्ति की लेकिन 241 पर रोक दिया, लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी बनी, जिनकी राम में कोई आस्था नहीं थी, उन्हें सबको साथ मिलाकर 234 पर रोक दिया। लोकतंत्र में राम राज्य का विधान देखिए, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन धीरे धीरे अहंकारी हो गए, वो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन भगवान ने उनके अहंकार के कारण उनको रोक दिया। तो इस तरह की भी बातें आरएसएस के कुछ लोगों की ओर से समय समय पर आती रहती हैं सामने। एक लाइन में जोड़, हाँ जी, वाजपेयी जी जो है प्रधानमंत्री के तौर पर 27 अगस्त 2000 को संघ मुख्यालय गए थे। तो उसके बाद किसी प्रधानमंत्री का दौरा ये होगा। वैसे 2007 में भी वाजपेयी जी वहां पर गए थे, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे। तो वाजपेयी जी नहीं थे उस समय, प्रधानमंत्री नहीं थे। और अब प्रधानमंत्री के तौर पर जा रहे हैं। और ये सवाल आपका बहुत जायज है कि 11 साल बाद क्यों जाने का मौका, क्योंकि विरोधी दलों की ओर से बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है। राकेश शुक्ला जी, जल्दी से एक आपकी टिप्पणी मैं आपसे जानना चाहूंगी। एक भावनात्मक लगाव है, लेकिन आरएसएस भी ये जानता है कि नरेंद्र मोदी अब प्रचारक नहीं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, और वो मुख्यालय पहुंच रहे हैं। संघ में दो तरह की व्यवस्थाएं हैं, एक प्रचारक की, एक प्रचार की। आज वो प्रचारक नहीं है, लेकिन संघ के प्रचार तो कर ही रहे जी। और मुझे लगता है कि वो भले ही प्रचारक नहीं है और वो संघ मुख्यालय नहीं गए, लेकिन सापेक्ष रूप से वो आज भी संघ मुख्यालय के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ये कहना कि 11 वर्ष से वो संघ कार्यालय नहीं गए, एक मर्यादा भी होती है कि देश का प्रधानमंत्री रोज यदि संघ कार्यालय जाएगा तो आज जिस तरीके से विपक्ष एक आरोप लगाता है कि भारत सरकार को संघ चला रहा है, तो मुझे लगता है वो भी उचित नहीं होगा। और इसी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, संघ नहीं चला रहा है, नहीं, मुझे लगता है संघ क्यों चलाएगा, सरकार तो अलग भी व्यवस्था है उसकी, भाजपा चला रही सरकार। हाँ, संघ से यदि सुझाव मांगा जाता है, संघ कहता है कि यदि हमसे सुझाव मांगा जाएगा तो हम सुझाव देंगे। एक बात मैं और ये जोड़ना चाहता हूं कि 16 साल हुए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार रहते हुए। 6 साल का कार्यकाल यदि हम वाजपेयी जी का देख लें और 11 साल का हम देख लें मोदी जी का, तो इस 16 साल में जो 2 प्रधानमंत्री बने, वो दोनों प्रधानमंत्री संघ मुख्यालय गए हैं, और वो दोनों प्रधानमंत्री संघ द्वारा शिक्षित स्वयंसेवक हैं। वो अंत तक वाजपेयी जी भी स्वयंसेवक के रूप में ही रहे, और आज भी
मोदी जी भी स्वयंसेवक के रूप में ही कार्य कर रहे हैं। लेकिन बीते दिनों से लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से नरेंद्र मोदी आरएसएस पर न सिर्फ खुलकर बोल रहे हैं बल्कि उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। शताब्दी वर्ष है ये आरएसएस का। अब कौन सा वो एजेंडा है जिसको लेकर आरएसएस आगे बढ़ने वाला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचेंगे तो सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आज जब वो संबोधन करेंगे तो फिर किन बातों पर सबसे ज्यादा जोर रहता है नरेंद्र मोदी का। संग मोदी आज दिखाई देने वाले हैं, आरएसएस मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। नागपुर में तैयारियां जबरदस्त इस वक्त चल रही हैं। नागपुर से जुड़ रही हैं पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मेघा, किस तरह की तैयारियां हैं? बीती रात से ही लगातार आप वहां से कवरेज कर रही हैं, हर खबर पहुंचा रही हैं। क्या तैयारियां? प्रधानमंत्री कितने बजे तक वहां पर पहुंच जाएंगी? मेघा, आवाज मिल रही है क्या मेरी आपको? मेघा के पास हम चलेंगे। आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर के बाद वहां पर पहुंचेंगे। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब क्या क्या खास तैयारियां वहां पर की गई हैं उसके बारे में मेघा हमें विस्तार से जानकारी देने वाली हैं। लेकिन आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। वैसे तो सार्वजनिक मुलाकात की तस्वीरें बहुत कम आती हैं दोनों की। इसके पहले हम सब ने देखा था किस तरह से जब राम मंदिर का उद्घाटन के वक्त भी हम सब ने देखा था कि किस तरह से अयोध्या में दोनों की तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बारे में विजय त्रिवेदी जी ज्यादा बताएंगे। सर, लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं कि हर साल कुछ खास मौकों पर मुलाकातें दोनों की हो जाती हैं। ये अलग बात है कि तस्वीरें सामने नहीं आती, ना मीडिया में ज्यादा चर्चा होती है उसकी। बिल्कुल चित्रा जी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे राकेश जी ने भी जिक्र किया, उनकी मुलाकात सार्वजनिक तौर पर हो रही है कि नहीं हो रही है, वो तो आपने कहा कि जब प्रधानमंत्री और राम मंदिर का जब वो था उद्घाटन समारोह या प्राण प्रतिष्ठा समारोह, भूमि पूजन उद्घाटन दोनों, हाँ दोनों में भूमि पूजन तो उससे पहले हुआ, तो मैंने कहा लास्ट उसके बाद मुलाकात अब पहली बार हो रही है। लेकिन आज भी हम सोचें कि आज प्रधानमंत्री जी और सरसंघ चालक कोई अलग से मिलकर बैठक करेंगे, मुझे उसके कार्यक्रम की जानकारी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत उनके बीच में ये बैठकों का करेंगे तो वो मीडिया में तो खबरें नहीं लेकर आएंगे ना कि आरएसएस चीफ और प्रधानमंत्री के बीच बैठक समझना चाहिए कि होती होगी। लेकिन बैठकें तो होती है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि उनकी समझ में कोई कम्युनिकेशन गैप जब होता है ना, तब बैठक का होना महत्वपूर्ण होता है। तो मुझे नहीं लगता कि सरसंघ चालक में और प्रधानमंत्री के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप है। वो जो भी बात होती है, जो भी मैसेज होता है, जो भी संदेश होता है, वो दोनों के बीच में चलता रहता है। और अनौपचारिक मुलाकात होती भी होगी, मुझे नहीं जानकारी है कि क्या हो रही है, लेकिन औपचारिक तौर पर नहीं होती। औपचारिक बैठकों का मतलब, मुलाकातों का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ थी जिसको ठीक करने के लिए ये किया जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री और सरसंघ चालक के बीच में आज ऐसी कोई बैठक होगी जिसके बाद हम कह सके नहीं अब सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। अभी राकेश सिन्हा जी भी कह सकते हैं भी ऐसा कुछ है नहीं जिसके लिए आप कह रहे हैं कि बैठक से कुछ होगा। दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन बेहतर है, और मैं कह रहा हूं कि इस सरकार में संघ के साथ सबसे बेहतर कम्युनिकेशन चल रहा है। जेपी नड्डा साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी बातचीत के बाद ऐसा कुछ बात हुई कि भाई कुछ विवाद चल रहा है। उसके बाद प्रतिनिधि सभा की बैठक, हाँ केरल की बैठक में भी बातचीत हो गई, और वो ठीक है। वैसे यदि मैं नड्डा साहब के बयान को गलत तरीके से नहीं देखता, क्योंकि संघ से बड़ा हो ही गया है भारतीय जनता पार्टी का संगठन, लेकिन मात्र संगठन से बड़ा कभी नहीं होते। नंबर के तौर पर आप बड़े हो गए हैं, ताकत के तौर पर बड़े हो गए, और आज एक दूसरे को आलोचना भी हुई थी, लेकिन वो इशू मेरे ख्याल से खत्म हो गया। और जो 2024 के बाद सरसंघ चालक का भी कुछ संबोधन था, उससे भी कुछ मैसेज मिला है। बिल्कुल, आपने उनका इंद्रेश जी का जिक्र किया, उससे भी बात हुआ, लेकिन अब बेहतर तरीके से। और महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे, दिल्ली के चुनाव नतीजे कि 11 साल क्यों लग गए, इस सवाल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे अपने उस मातृ संगठन जहां पर 8 साल की उम्र से उन्होंने शुरुआत की थी, वो जुड़ा वो लगाव आज एक बार फिर से उनकी आंखों के सामने होगा। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, अपने संबोधन में बोलेंगे क्या, लगातार बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में नागपुर, और उसके बाद वो संघ दफ्तर जाएंगे। आरएसएस स्मृति मंदिर पहुंचे हैं मोहन भागवत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। आपको बताते चले संघ प्रमुख से भी आज वो मुलाकात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लंबा चौड़ा कार्यक्रम है उसके बारे में विस्तार से देंगे जानकारी। लेकिन स्मृति मंदिर जहां पर पहुंचे हुए हैं मोहन भागवत, वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और स्मृति मंदिर के बारे में क्या क्या खास बातें हैं वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर समझा रहे हैं। स्मृति मंदिर जहां पर आरएसएस के संस्थापक केशवराव बलिराम हेडगेवार और संगठन के दूसरे सरसंघ चालक एमएस गोलवलकर को समर्पित स्मारक बनाए गए हैं, वहां पर इस वक्त मोहन भागवत पहुंचे हुए हैं। पीतल धातु से बनी हुई मूर्ति डॉक्टर हेडगेवार का स्मारक रथ जैसी संरचना है, वहां पर पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उसके ठीक पहले मोहन भागवत वहां पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आपके सामने है।
मेघा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेघा प्रसाद हमारी पॉलिटिकल एडिटर नागपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संघ प्रमुख पहुंच चुके हैं स्मृति मंदिर, क्या है उनका कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कब पहुंचेंगे? मेघा जरा विस्तार से बताइए, क्योंकि आज पूरे देश की निगाह नागपुर पर टिकी रहने वाली है। बिल्कुल चित्रा, 11 साल में पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर अगर रेशमबाग आते हैं, मुख्यालय आते हैं आरएसएस के, तो जाहिर है देश की निगाहें टिकी रहेंगी। और सिर्फ इसी बात पे नहीं कि वो आज नागपुर में हैं और आज वो स्मृति मंदिर में हैं या वो रेशमबाग में हैं, आज इस बात पर भी निगाहें टिकी रहेंगी चित्रा कि मोहन भागवत जी और प्रधानमंत्री जी के बीच में क्या बातचीत होने वाली है या नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले इसी का जवाब दे दूं चित्रा मैं आपको। जो स्केड्यूल प्रधानमंत्री का हमारे पास है, 8:30 बजे उनकी लैंडिंग है एज पर जो एसपीजी का स्केड्यूल है। तो या विजुअल अगर आपके पास आ गए हैं तो वो लैंड कर गए होंगे या करने वाले होंगे। और अब अगर मोहन भागवत जी स्मृति मंदिर पर पहुंच गए हैं तो समझिए बहुत जल्द ही आपको ये विजुअल्स आएंगे एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री के निकलते हुए, क्योंकि 9 बजे का समय तय हुआ है। 9 बजे सुबह का समय तय हुआ है स्मृति मंदिर पे। जैसा आपने कहा, संस्थापक जो हैं आरएसएस के हेडगेवार जी, उनका पहले तो आज जन्मदिन है चित्रा, आज उनका जन्मदिन है, गुड़ी पड़वा का दिन है यहाँ। और आज नव वर्ष की शुरुआत हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष की शुरुआत भी आज होती। प्रधानमंत्री ने बस अभी 2 मिनट पहले ट्वीट किया है, हर किसी को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। तो अभी 9 बजे जब प्रधानमंत्री आएंगे स्मृति मंदिर, वहां पर फूल माला अर्पण किया जाएगा, छोटा सा फंक्शन। लेकिन उसके बाद जो होगा चित्रा, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये तो जैसे हम बता रहे हैं और विजुअल्स आपको मिलेंगे, मीडिया की रेस्ट्रिक्शंस बहुत है चित्रा, मीडिया को कहीं भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इनफैक्ट मैं अभी माधव नेत्रालय में हूँ, जहां पर इनका सार्वजनिक कार्यक्रम है 10 बजे, वहां पर भी मीडिया की एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, आपको कहीं भी आसपास नहीं जाने दिया जा रहा है। सिर्फ एक एजेंसी और दूरदर्शन अंदर है, तो थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, पर आपको विजुअल्स मिलेंगे दूरदर्शन से। जब प्रधानमंत्री 9 बजे स्मृति मंदिर पर जाएंगे, मोहन भागवत जी उनका स्वागत करेंगे, वो दोनों मिलकर वहां फूल माला पर अर्पण करेंगे। और उसके बाद जो बिल्डिंग है रेशम बाग, जो हेडक्वार्टर्स है आरएसएस का, उसके अंदर दोनों महानुभाव जाएंगे। वहां स्वागत कार्यक्रम रखा हुआ है प्रधानमंत्री जी के लिए। तो जब वो पांव रखेंगे बिल्डिंग में रेशम बाग की, वो पहली बार 11 साल में, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, 2 साल पहले भी प्रधानमंत्री इसी लॉन में, जिस लॉन में आज आपको सुबह में प्रधानमंत्री दिखेंगे, उसी लॉन में 2 साल पहले, और मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ क्या करने आए थे। 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी वहां पे थे, ये स्मृति स्थल में आए हुए थे। 2-2.5 साल पुरानी बात है। और उस वक्त ये बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि रेशम बाग के अंदर जाएंगे, मिलेंगे, बातचीत होगी मोहन जी से, पर ये हुआ नहीं। एनीवेज, आज एक जैसा हम कह रहे हैं, जैसा रिपोर्ट कर रहे हैं, पहली बार 11 साल में, और जब ये स्वागत कार्यक्रम होगा रेशम बाग की बिल्डिंग के अंदर, तब ऑफ कोर्स ये दोनों साथ में भी होंगे। शायद कुछ समय अलग से बैठकर बातचीत भी करें, लेकिन स्केड्यूल के हिसाब से सिर्फ 20 मिनट का समय है वहां पर चित्रा। तो 20 मिनट में कितना हो सकता है पता नहीं, क्योंकि फिर तुरंत बाद उनको अंबेडकर जी की स्मृति पर जाना है, तो और उसके बाद फिर यहाँ माधव नेत्रालय जहां मैं हूँ, बड़ा कट टू कट स्केड्यूल है। इसके बीच में कितना समय निकालकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करेंगे, ये बात देखने वाली होगी। और देखिए, बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं चित्रा कि नया अध्यक्ष नहीं आ पा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, क्या दोनों सामने सामने बैठकर बात करेंगे? मुझे नहीं लगता है कि ये आरएसएस की स्टाइल है या प्रधानमंत्री जी की स्टाइल है। इन दोनों को सामने बैठकर बातचीत करने की जरूरत नहीं है कि नया अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कौन आएगा। वो उसके तरीके होते हैं, प्रोसेस है, एक सिस्टम है, वो सिस्टम से काम चलता है। हाँ, मगर काफी समय के बाद जब साथ में रहेंगे, क्योंकि आप देखिए पब्लिक आई में जो आखिरी बार ये दोनों साथ में आए थे, वो राम मंदिर की इनॉग्रेशन थी। आज इसलिए बहुत सारी बातें बोली जा रही है, क्योंकि यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ माधव नेत्रालय में चित्रा, यहाँ 1.5 घंटे दोनों साथ में हैं, और दोनों ही लोगों से आज उनकी स्पीच होगी। अंदर भी जाएंगे, नेत्रालय के बिल्डिंग के अंदर भी जाएंगे, तो क्या वहां बातचीत होगी? ये सारी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन यकीनन राजनीतिक गलियारों में भी बड़े सारे सवाल है। देखिए, कितना भी इनकार किया जाए, लेकिन सवाल तो पूछा ही जा रहा है कि 11 साल बाद पीएम आखिर क्यों जा रहे हैं। क्या आरएसएस को और बीजेपी के बीच हाल के दिनों में खटपट की खबरें सामने आई, 240 सीटों को लेकर भी बार बार सवाल उठे। उसके बाद फिर आरएसएस ने बैक किया, जिसके बाद हरियाणा में, महाराष्ट्र में और दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई। आरएसएस आखिर क्या है
जिसको लेकर बार बार विपक्षी दल इतने ज्यादा आक्रामक रहते हैं, उसकी ताकत की अहमियत इतनी ज्यादा क्या है, अपने मेहमानों से हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें, पीएम मोदी थोड़ी देर में नागपुर के संघ मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर थोड़ी पुरानी, 12 साल की, 16 जुलाई 2013 की है। उस वक्त मोदी गुजरात के सीएम थे, लेकिन उनकी चर्चा बीजेपी के पीएम उम्मीदवार के तौर पर होने लगी थी। मोदी तब आखिरी बार नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय गए थे। उनके साथ तस्वीरों में नितिन गडकरी भी नजर आ रहे हैं। उस दिन मोदी की मुलाकात वहां पर मोहन भागवत से हुई थी। दूसरी तस्वीर, इसको भी गौर से देखें, उस मुलाकात के 58 दिन के बाद की है, जब विधिवत तरीके से बीजेपी ने 13 सितंबर 2013 को नरेंद्र मोदी को बीजेपी की ओर से पीएम का उम्मीदवार घोषित किया था। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में इसका ऐलान हुआ था। इसके बाद मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन तब से लेकर अब तक वो नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में नहीं गए थे। हम एक बार ऑडियो सुना सकते हैं राजनाथ सिंह का, जब मोदी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने की घोषणा उनकी ओर से की गई। और उसके पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब बतौर मुख्यमंत्री 16 जुलाई 2013 को वो पहुंचे हुए थे। मुलाकात हुई थी, खास बातें हुई थी, संघ का पूरा आशीर्वाद मिला था, मार्गदर्शन मिला था। और 58 दिन के बाद मोदी बने पीएम उम्मीदवार। सुनते हैं। दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रयुक्त किया जाए। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रयुक्त किया जाए। संसदीय दल ने यह फैसला किया है। तो आरएसएस की ताकत क्या है, उस अनाउंसमेंट से आप समझ सकते हैं। हालांकि बार बार जब राजनीतिक सवाल आरएसएस के गलियारों में जाते हैं तो आरएसएस इससे हमेशा इनकार करता रहा है। लेकिन विपक्षी दल जितने आक्रामक बीजेपी पर नहीं रहते, उससे कहीं ज्यादा आक्रामक वो आरएसएस पर रहते हैं। इसके पीछे का इतिहास क्या है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन राकेश जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि जो भी आरएसएस का प्रचारक होता है उसका एक भावनात्मक रिश्ता होता है जो सबसे पहले आता है, और आरएसएस के प्रचारक को मानसिक तौर पर उसी रूप में तैयार किया जाता है। राष्ट्र सबसे पहले, आप खुद सबसे बाद में हैं। तो आज जब पीएम वहां पर पहुंचेंगे, मैं चाहूंगी कि उनकी जो राजनीतिक यात्रा रही, उसके पहले आरएसएस के प्रचारक के तौर पर उनकी जो भूमिका रही, उस पर जरा रोशनी डालें आप। देखिए, नरेंद्र मोदी जी स्वयंसेवक बने। स्वयंसेवक बनने के बाद जब प्रचारक के रूप में निकले तो गुजरात में 2 स्थानों पर विभाग प्रचारक के रूप में काम किया। जो लोग संघ में नहीं हैं उनको मैं बता दूं कि जब संघ में पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में व्यक्ति निकलता है तो अपने घर द्वार से एक तरह से नाता रिश्ता तोड़ लेता है। आरएसएस ही उसका घर द्वार होता है, आरएसएस का विचार व्यवहार ही उसका विचार व्यवहार होता है, एक नए रूप से संस्कारित होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संघ को एक पवित्र संगठन कहा है। इसका एक बड़ा कारण है कि संघ स्वार्थ के पौधे को काटता है, निस्वार्थ के वट वृक्ष को बढ़ाता है। यानी जो भी सुबह से लेकर रात तक, यानी आंख खोलने के बाद संघ में जो प्रार्थना होती है उसमें गंगा, कावेरी जैसी नदियों को याद किया जाता है, पूज्य महात्मा गांधी जी से लेकर याज्ञवल्क्य को याद किया जाता है, और आगे की दिनचर्या में यही देखा जाता है कि हम क्या करें जिससे राष्ट्र समृद्ध हो। इस राष्ट्र समृद्धि का मतलब समाज के विरोधाभास को दूर करना, सांस्कृतिक एकता पैदा करना और राष्ट्र के लोगों को एक तरह में भारतीयत्व जोड़ना। तो प्रधानमंत्री मोदी जी उस विभाग प्रचारक की यात्रा से आगे बढ़ते हुए जब बढ़े तो इमरजेंसी में उनकी बड़ी भूमिका थी। भारतीय जनता पार्टी में जब उनको भेजा गया तो भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न दायित्वों पर है। यानी मोदी जी के व्यवहार में, जीवन में संघ हमेशा बना रहा है। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं चित्रा जी बता दूं कि जब महात्मा गांधी 1934 में संघ के वर्धा में संघ के कैंप में गए थे उत्सुकता वर्ष संघ को देखने, तब उत्सुकता थी। 1947 के 16 सितंबर को दिल्ली में संघ के कैंप में गए थे, जो एक सेवा बस्ती, जिसको हम दलित बस्ती भी कहते हैं लेकिन हम संघ उसे सेवा बस्ती कहता है, उसमें बड़ा कैंप था। महात्मा गांधी जी ने लगभग 40 मिनट का उद्बोधन दिया था, संघ के स्वयंसेवकों से वार्ता हुई थी। जयप्रकाश नारायण 1973 में जनसंघ के अधिवेशन में गए, 77 में आरएसएस के कैंप में गए। यह इसलिए कहना महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संघ से अक्षुण्ण रूप से जुड़े रहे, संघ से कभी
ना उनका टकराव हुआ, ना वे अलग हुए। संघ उनके मन में बसता है, इसलिए संघ में हेडक्वार्टर जाना महत्वपूर्ण का दो कारण से है कि राज्य और संघ के बीच में जो एक दीवार खड़ी थी उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी छवि आधारित राजनीति नहीं करते हैं, यानी किससे मेरी छवि बनेगी वह काम नहीं करते, वो करते हैं उससे छवि बनती है। कृत्रिम छवि के आधार पर काम नहीं करते हैं। तुष्टीकरण की नीति पर जो करना था किया, छवि की चिंता नहीं की। आज संघ में आने से पूर्व जो पूरी दुनिया में संघ में एक गलत नैरेटिव न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वाशिंगटन पोस्ट तक, गार्डियन से लेकर टेलीग्राफ तक लंदन में एक बनाया है, विदेशी मार्क्सवादी और उदारवाद लेफ्ट लिबरल ने बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जाने के बाद संघ पर एक बार फिर से उनको पुनर्विचार करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ भारत के राजनीतिज्ञों को, खास करके राहुल गांधी को, जिनको मैं पिछले 10 साल से एक ही चीज देखता हूं, संघ को एक गलत रूप में प्रस्तुत करना और संघ की बिना जानकारी का प्रस्तुत करना। मोदी जी यह भी संदेश दिया है जो उन्होंने ब्रॉडकास्ट में कहा है कि संघ लगभग 1.5 लाख सेवा प्रोजेक्ट चलाता है, 75,000 करीब एकल विद्यालय है, 40,000 से अधिक विद्या भारती के स्कूल हैं और लगभग हजारों लोग घर छोड़कर संघ का काम कर रहे हैं। यह काम किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि विचार के लिए करते हैं। एक अंत में बात बता दूं, उसी विचारधारा से तो राहुल गांधी की लड़ाई है। व्यक्ति या संगठन के जीवन जिस विचार का आप जिक्र कर रहे हैं राकेश जी, उसी विचारधारा के साथ तो उनकी लड़ाई है। मैं यही कह रहा हूं कि लड़ाई लड़ने से पहले जिससे लड़ना चाहते उसको समझ भी तो लें। महात्मा गांधी से बड़े राहुल गांधी नहीं हुए हैं। महात्मा गांधी उसको समझने के लिए 34 में गए, 1947 में गए और उन्हीं की हत्या के आरोप में संघ को पर प्रतिबंध लगाया गया और संघ उस छवि से जूझता रहा। जो एक अंग्रेजी में कहावत है, गिव ए डॉग बैड नेम देन हैंग हिम। तो संघ की गलत छवि बनाकर ये राजनीति की रोटियां सेकते रहे। ये राहुल गांधी और उन सभी वामपंथी लेफ्ट लिबरल के लिए संदेश है, यदि संघ से आप लड़ रहे हैं तो पत्थर से सर पीट रहे हैं, खून आपके सर से निकलेगा, संघ का कुछ नहीं होगा, क्योंकि संघ अपने लिए नहीं देश के लिए जीता। एक और बात बता दो, आज प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे। मोहन भागवत जी ने कहा संघ के नाम पर कोई संपत्ति नहीं है, हेडगेवार स्मारक समिति के नाम पर संघ की संस्थाएं हैं। उस हेडगेवार स्मारक समिति के सदस्यों से, जिसके भैया जी जोशी अध्यक्ष हैं, वो आज मिलेंगे। और एक बड़ा चिकित्सालय, मुझे याद है कि मैं जब गया था, मैं स्वयं नेत्रदान वहाँ करके आया था, तो एक बड़ा चिकित्सालय संघ ने जो खोला है, संघ के स्वयंसेवकों की प्रेरणा से खुली है, वहाँ प्रधानमंत्री जाएंगे। तो एक जो सबसे कायदे की बात है, संघ अपने कार्य को ईश्वरीय कार्य कहता है, इसका डिवाइन के लिए काम करना कहता है, देश के लिए किया गया कार्य। आपने कहा कि संघ के नाम से कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन राजधानी दिल्ली में जब इतनी बहुमंजिला इमारत बनती है संघ की और थोड़े दिन पहले ही उसका उद्घाटन भी हुआ है, तो फिर ये सवाल राकेश सिन्हा जी पूछे जाएंगे। मैं आपके पास आऊंगी, बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब आपको देना है, लेकिन संघ की ताकत क्या है इस बात से समझिए। आरएसएस ने आधी रात को अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्री का इस्तीफा मांग लिया था। पूरी कहानी आपको बताने वाले हैं। 2004 के चुनाव में एक अधिकारी से आरएसएस चीफ इतने ज्यादा नाराज हो गए थे कि बीजेपी से मुंह मोड़ने तक की खबरें निकलकर सामने आई थी। आरएसएस के दबाव में एक वक्त पर जनसंघ अध्यक्ष को भी इस्तीफा देना पड़ा था। इसी के साथ आप समझ सकते हैं आरएसएस की ताकत क्या है, और इसी के साथ ही साथ बार बार जिक्र किया जाता है किताब का, उस सवाल का जवाब देंगे। लेकिन जल्दी से मेघा का हम रुख कर लेते हैं। मेघा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी देर में पहुंचने वाले हैं, क्या जानकारी मिल रही है? लगभग 15 मिनट चित्रा, लगभग 15 मिनट में आपको स्मृति मंदिर पर प्रधानमंत्री दिखने चाहिए, वो वहाँ पहुँच जाएंगे। मुझे स्केड्यूल रन कर रहे हैं अभी, जो मेरी जानकारी है वो 9 बजे तक वहाँ आ जाएंगे और उसके बाद आज का कार्यक्रम शुरू होगा। इतनी सारी बातें हो रही है चित्रा स्टूडियो में कि नाराज़गी है, नाराज़गी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं, और नड्डा जी के बयान के बाद चीज़ें खटास बढ़ गई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। मगर एक तरीके से समझिए, जिस तरीके से बयान प्रधानमंत्री दे रहे हैं, और इसकी जिक्र हम लोग बार बार कर रहे हैं, बयान ऐसा थोड़ी है कि पिछले 3 महीने में ही प्रधानमंत्री ने आरएसएस के बारे में बयान दिया है। प्रधानमंत्री ने हमेशा आरएसएस के बारे में बात करी है, और जब इन्होंने पिछली बार अभी कुछ दिन पहले ये बात कही कि मुझे मेरा जीवन का उद्देश्य ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिला है, तो आप समझ सकते हैं कि वो जो रिश्ते हैं ना, वो रिश्ते ना तो आज कायम हुए थे, ना वो जब प्रधानमंत्री बने थे तब कायम
कायम हुए थे, ये रिश्तों दशकों का रिश्ता है। जो प्रचारक रह चुके हैं, जिनका आप एक तरीके से कहिए एक अंश है, आरएसएस के एक अंश ही है प्रधानमंत्री, और उसकी बात वो आजकल थोड़ा खुल के कर रहे हैं। एक दूरदर्शिता दिखाता है ना चित्रा, एक दूरदर्शिता दिखाता है प्रधानमंत्री कैसे सोचते हैं, किस तरीके से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते अब अभी उनके साथ, जब उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो कैसे होने चाहिए। और देखिए, आरएसएस ने हमेशा साथ दिया है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन पिछले 3 चुनावों में जो कि क्रिटिकल चुनाव थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसमें आरएसएस ने जिस तरीके से मजबूती से हाथ पकड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, तीनों जगह जीत दिलाई है। उसके बाद ये ऑफ कोर्स पहली बार मिलेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरसंघचालक से, मोहन भागवत से प्रधानमंत्री जी, तो मुलाकात ये बड़ी खास तो जरूर है चित्रा। क्या बात इनकी होगी, मगर इसको फिर इलेक्शन से जोड़ना नहीं चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आने वाला बिहार का इलेक्शन है, वो भी मुश्किल है, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन है, वो भी मुश्किल है, इनके दरवाजे नहीं खुल रहे हैं साउथ इंडिया में, तमिलनाडु का इलेक्शन है। ये सारी बातें छोटी हैं, ये इनके रिश्ते इलेक्शन के नहीं हैं। इनके रिश्ते बहुत गहरे, बहुत पुराने और बहुत मैं कहूँगी बहुत क्लोज भी हैं। हाँ, हो सकता है कभी अनबन होती हो, जरूर होती, किसके रिश्ते में अनबन नहीं होती है। और जब मोहन भागवत जी ने पिछली बार जब उन्होंने पहली अपनी स्पीच दी थी, 240 नंबर जब आ गया था भारतीय जनता पार्टी को पिछले इलेक्शन में, और उनकी पहली स्पीच हुई थी, उनका बहुत एनालिसिस हुआ था कि वो प्रधानमंत्री पर सीधा निशाना साध रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताऊं ये बात कि ये जो स्पीच लिखी जाती है ना मोहन भागवत की, जिसकी इतनी चर्चा होती है चित्रा, आप और मेरी जानकारी, और जो सुन रहे हैं मुझे, ये मेरी जानकारी है, मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं कर रही हूं कि सरसंघचालक की जो स्पीचेस लिखी जाती है वो 3 से 4 महीने पहले लिखी जाती है। उनमें बस माइनर बदलाव होता है समय के हिसाब से। वो वही कहने वाले थे जो उन्होंने कहा था इलेक्शंस के बाद। तो जो भी बातें, और 4-5 लोग मिलके ये स्पीच लिखते हैं, जिसकी मतलब आप थ्रेडबेयर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अनबन की बातें थी। आप आज जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो एक तो उस पर तो विराम लगेगा ही चित्रा, और दूसरी बात है कि शायद एक तरीके से आप समझिए और भी जो भी दूरियां थी उसको आज खत्म करने की कोशिश होगी। लेकिन मेघा, जब मैं वापस लौटूंगी तो मैं इस सवाल का जवाब आपसे जरूर जानूंगी।